श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस किया था। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये पता लगेगा कि कौन से पार्ट में से कितने प्रश्न आएंगे, साथ साथ में आपको किस पार्ट के ऊपर कितना टाइम देना है ये भी पता लगेगा। बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है आवर्तबीजी पादपों में जनन। ये जो पार्ट है ये आपकी बॉटनी की जो इकाई फर्स्ट है, बॉटनी की जो इकाई फर्स्ट है उस इकाई फर्स्ट का यूनिट पहला है और इस पहले पार्ट में से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। इस पार्ट में से आपके 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आपको नो डाउट रहना है। इस पार्ट में से आपको छोटा प्रश्न याद करना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं आवर्तबीजी पादपों में जनन। इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पार्ट की थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं कि आवर्तबीजी पादपों में जनन के अंदर एक तो आपको आवर्तबीजी शब्द अटपटा लग रहा है, एक जनन। इस दो शब्दों को पहले जान लो, फिर अपनी गाथा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जनन। जनन क्या है, जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन, जनन की परिभाषा है अपने ही समान, अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति, नए जीव की उत्पत्ति करना। अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। जैसे गाय होती है, वो गाय के बछड़े को जन्म देती है। अपन यदि नीम के पेड़ के नीचे जाते तो बरसात के मौसम के अंदर नीम के छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। यदि आप आम की गुठली को जमीन में बोते हो तो आम बनता है। ये जो सभी प्रकार की क्रियाएं हो रही है वो जनन के द्वारा हो रही है। अब एक आपको होमवर्क में यहाँ पे ये दे रहा हूं, यदि संसार में जनन नहीं होता, जनन नहीं होता तो इस प्रकृति यानी कि इस एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता, ये आपको हल्का सा मनन करना है, चिंतन करना है कि यदि जनन नहीं होता, संसार में जनन नहीं होता तो क्या होता। फिर अपन आवर्तबीजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि भी आवर्तबीजी क्या है। आवर्तबीजी, आवर्तबीजी जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म, ये नाम आपने सुना होगा एंजियोस्पर्म। इसको बताने से पहले मैं आपको हल्का सा पीछे की ओर लेके जाऊंगा, और ये जो पीछे की ओर लेके जा रहा हूं ये पार्ट आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था R.H. व्हीटेकर। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था R.H. व्हीटेकर। R.H. व्हीटेकर ने सन 1969 के अंदर एक अवधारणा दी थी जिसका नाम था पंच जगत अवधारणा। आपने पढ़ी हुई होगी पंच जगत अवधारणा। R.H. व्हीटेकर ने सन 1969 के अंदर पंच जगत अवधारणा को दी और उन्होंने जो संसार के अंदर पाए जाने वाले जो सजीव है उसको 5 समूहों के अंदर बांटा। 5 समूहों के अंदर बांटा था, जिसमें सबसे पहला जो समूह था वो था आपके मोनेरा। आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास के अंदर था ये मोनेरा। दूसरा था वो था प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा। तीसरा था वो था फंजाई। चौथा जो था वो था प्लांटी, और पांचवा और लास्ट जो था वो था एनिमेलिया। ये आपने पढ़ा हुआ है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। ये 5 पार्ट R.H. व्हीटेकर ने पंच जगत अवधारणा के अंदर बताए थे और पाए जाने वाले सभी सजीवों को 5 समूहों के अंदर बांटा था। और इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे ये वाला सभी जो पार्ट है ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि प्लांटी के बारे में भी अपन ने वर्गीकरण 11th के अंदर पढ़ा था। इस प्लांटी, यदि आप प्लांटी को देखोगे तो प्लांटी के भी 5 पार्ट है। प्लांटी के भी मुख्य रूप से तो 3 पार्ट है, लेकिन इसको 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। उस पार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो प्लांटी जो है इसके अंदर सभी प्रकार के पादप आते हैं। प्लांटी, प्लांटी का मतलब है जिसके अंदर पादप आते हैं, और पादप उच्च कैटेगरी के होते हैं, निम्न कैटेगरी के पादप होते हैं। इस प्लांटी को भी 5 समूहों में 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपके थैलोफाइटा। थैलोफाइटा
दूसरा जो पार्ट है वो है ब्रायोफाइटा। ये जो आप देख रहे हो ये क्लास 9th के अंदर भी दिया हुआ है, इसलिए मेरे साथ जो क्लास 9th के बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी हल्का सा इसके ऊपर ध्यान दे। ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? एनसीईआरटी के अंदर एक शब्द लिखा हुआ उभयचर, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? कई बार कंपटीशन में प्रश्न आया है। तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है क्योंकि यह जल और स्थल दोनों के अंदर पाया जाता है। तीसरा जो पार्ट है वो आपके यहाँ पे है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, और मुख्य रूप से ये 3 प्रकार ही है, और इसके फिर आगे के जो 2 प्रकार है वो स्टेरिडोफाइटा के ही है। इसके अंदर की जो चौथा प्रकार आएगा वो आएगा आवर्त बीजी, और 5वां जो आएगा वो आएगा अनावर्त बीजी। ये है एंजियोस्पर्म और ये है जिम्नोस्पर्म। तो अब ये जो टॉपिक है वो यहां से लिया गया है, आवर्त बीजी। और आवर्त बीजी का मतलब यहाँ पे ये है, और अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी में अंतर ये है कि आवर्त बीजी का मतलब होता है जिसके ऊपर बीज के ऊपर बीज चोल, यानी कि बीज के ऊपर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। जैसे यदि आप बादाम को रात को आप भिगो देते हो, चने को भिगो देते हो, और सुबह जब आप उसको देखते हो तो उसके ऊपर एक परत अलग होती है, उस परत को कहते हैं बीज चोल या बीजावरण। तो जिसके ऊपर बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है उसको कहते हैं आवर्त बीजी पादप, और अनावर्त बीजी के ऊपर बीज चोल नहीं पाया जाता, इसको नग्न बीजी कहते हैं। इसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म पादप। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको हल्का सा एंजियोस्पर्म पादप की ओर लेके जाऊंगा। जो एंजियोस्पर्म अपन पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर एंजियोस्पर्म के कुछ लक्षण बता देता हूं, उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट की क्या विशेषता है? एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट, इस प्लांट की सबसे पहली विशेषता यह है कि इस आवर्त बीजी पादपों के अंदर जो प्रजनन अंग होता है, वो होता है पुष्प। प्रजनन अंग क्या पाया जाता है? पुष्प पाया जाता है। अब आप हल्का सा विचार करो, जो भी आपको आपके वातावरण के आसपास पेड़ पौधे दिखते हैं, किस किस के अंदर आपको पुष्प दिखता है? तो आपका उत्तर एक ही होगा, अधिकांश पादपों के अंदर क्या पाया जाता है? पुष्प पाया जाता है। अर्थात मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये लिखूंगा कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह जो है वो कौन सा है? आवर्त बीजी है। एंजियोस्पर्म है वो पादप जगत का सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सर्वाधिक जातियां पाई जाती है। आप वातावरण के आसपास देखोगे तो भी इसका उत्तर मिल जाएगा। फिर और इसकी विशेषता यह है कि यह हमारी जो आवश्यकता है, यानी कि मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति इसी एंजियोस्पर्म पादपों से होती है। अधिकांश एंजियोस्पर्म पादपों से हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे आप औषधि के क्षेत्र में देख लो, खाने के क्षेत्र में देख लो, सभी क्षेत्रों के अंदर आवर्त बीजी पादप हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसका एक लक्षण ये है कि आवर्त बीजी जो पादप होता है, ये आवर्त बीजी पादप होता है, ये आवर्त बीजी पादप अस्पष्ट, ये आपकी किताब के अंदर लाइन लिखी हुई है, अस्पष्ट पीडी एकांतरण, अस्पष्ट पीडी एकांतरण दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? अस्पष्ट पीडी एकांतरण। यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अस्पष्ट पीडी एकांतरण दर्शाते हैं। अब अस्पष्ट का मतलब क्या होता है? आप कहोगे गुरुजी अस्पष्ट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो विकास होता है, पूरा जो विकास होता है, उस विकास के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है यहाँ पे द्विगुणित, और एक जो आता होता है अगुणित। एक यहाँ पे मुख्य पादप होता है, मुख्य पादप जिसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? तना होता है, जड़ होती है, शाखा होती है, ठीक है, पत्तियां होती है। तो सभी प्रकार के जो पार्ट पाए जाते हैं वो द्विगुणित अवस्था के अंदर पाया जाता है। एक होती है अगुणित अवस्था। सामान्य में आपको बता दूं, एक पादप होता है, जैसे ये एक पादप है, ये पादप जो बीजाणु के अंकुरण से बन गया है पादप, तो ये पहला पादप हो गया। ये अवस्था द्विगुणित अवस्था है। इसके अंदर क्या क्या होगा? जड़ होगी, तना होगा, शाखाएं होगी, पत्तियां होगी, सभी प्रकार के पार्ट इस द्विगुणित के अंदर होंगे। और इस द्विगुणित अवस्था के अंदर ये जो आपका पौधा बन गया है, इसके ऊपर क्या बनेगा? पुष्प बनेगा, और पुष्प के अंदर क्या बनेंगे? पुंकेसर बनेंगे। तो पुंकेसर क्या है? नर जनन,
ऊके सर के अंदर क्या बनेंगे, युग्मक, नर युग्मक बनेगा। तो दूसरी अवस्था आएगी वो अगुणित अवस्था आएगी, जिसको कहते हैं युग्मकोद्भिद अवस्था। गैमेटोफाइट अवस्था होती है वो दूसरी अवस्था होती है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ये जो अवस्था होगी वो कैसी होगी भाई, स्वकोशी, ठीक है, और कैसी होगी, दीर्घजीवी, स्वकोशी होगी, दीर्घजीवी होगी, और इसका कैसा अस्तित्व होगा, स्वतंत्र अस्तित्व संभव, ठीक है। तो द्विगुणित अवस्था होती है वो दीर्घजीवी होती है, स्वकोशी होती है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अगुणित जो अवस्था होती है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जो अगुणित अवस्था है वो द्विगुणित अवस्था के ऊपर क्या रहती है, फुल्ली डिपेंड रहती है। तो ये इसका हो गया। इसके अंदर अस्पष्ट पीटीए कारण पाया जाता है, प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर अस्पष्ट पीटीए कारण पाया जाता है, बताइए, 1 नंबर का प्रश्न है। तो आपको बताना है इसके अंदर द्विगुणित अवस्था और एक होती है अगुणित अवस्था। जो द्विगुणित अवस्था होती है वो दीर्घजीवी होती है, स्वकोशी होती है, और उसका स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है, जिसके अंदर पादप के सभी प्रकार के जो मुख्य अंग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती सभी पाए जाते हैं। और अगुणित जो अवस्था होती है वो द्विगुणित अवस्था के अंदर निर्भर करती है, इसलिए इसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। ये आपके आवर्त बीजी पादपों के अंदर मैंने आपको हल्का सा नॉलेज दे दिया। अब आवर्त बीजी पादपों के अंदर अपन जनन को देखेंगे, जनन, रिप्रोडक्शन। आवर्त बीजी पादपों में जनन, जनन को देखेंगे तो आवर्त बीजी पादपों में जनन 2 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो है आपके अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होगा वो कौन सा होगा, लैंगिक जनन। अब अलैंगिक और लैंगिक को समझ लेते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में पहले लैंगिक जनन को देख लो। लैंगिक जनन के अंदर क्या होगा भाई, सबसे पहले युग्मकों का संलयन होगा, युग्मकों का संलयन होगा, और युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं बच्चों, निषेचन कहते हैं। तो युग्मकों का संलयन होगा, साथ साथ में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जिसको क्या कहोगे आप, अर्धसूत्रण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मियोसिस। और मियोसिस शब्द किसने दिया, इसका मैंने क्लास 11th के अंदर बताया था। कमेंट में के अंदर आपको बताना है कि मियोसिस शब्द किसने दिया। तो लैंगिक जनन के अंदर युग्मकों का संलयन और अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा बीजों का निर्माण होता है। तो ये आपके हो गया लैंगिक जनन। और इस दोनों अवस्थाओं को, ये जो आपके युग्मकों का संलयन है और अर्धसूत्रण है, इस दोनों अवस्थाओं को कहता है लैंगिक अवस्थाएं, लैंगिक अवस्थाएं। तो लैंगिक जनन के अंदर लैंगिक अवस्थाएं उपस्थित होती है, और अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन की जो अवस्थाएं होती है, लैंगिक जनन की अवस्थाएं कौन कौन सी, युग्मकों का संलयन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों नहीं पाया जाता है, इस कारण इसको अलैंगिक जनन कहता है। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 2 पार्ट हो गए। इसके अंदर क्या होगा, युग्मकों का संलयन होगा अर्थात निषेचन होगा, और अर्धसूत्रण होगा। और इसके अंदर अर्धसूत्रण और युग्मकों का संलयन नहीं होगा, उसको कहते हैं लैंगिक जनन। इसका और एक अन्य नाम आता है जिसको कहते हैं असंग जनन, असंग जनन। नाम से स्पष्ट है, आप देख लो, अ का मतलब नहीं, संग का मतलब साथ में, जनन का मतलब जनन, ठीक है। यदि साथ साथ में जनन नहीं होता है अर्थात लैंगिक जनन की विभिन्न अवस्थाएं अब्सेंट होती है, उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ये आपके लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन 2 मुख्य रूप से आवर्त बीजी पादपों के अंदर जनन पाया जाता है। अब अपन देखेंगे अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। लैंगिक जनन तो आपको पता ही है, लैंगिक जनन के अंदर इसके अंदर क्या पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है, और पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र गत साल प्रश्न आया था 1 नंबर का। पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए और उसके भागों के नाम लिखिए। तो ये आपके 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आया था। इसके अंदर अपन पुष्प का जो चित्र है वो क्लास 11th के अंदर देख चुके हैं, एक बार और देख लेंगे। अभी मैं आपको अलैंगिक जनन बताता हूँ कि अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, और अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां आवर्त बीजी पादपों के अंदर पाई जाती है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठकर इस चीज का फायदा ले सके।
तो सबसे पहले अपन अलैंगिक जनन को देखते हैं। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अलैंगिक जनन को देखते हैं और अलैंगिक जनन की परिभाषा मैंने आपको बता दी। ये जो मैं चीज लिख रहा हूं इस चीज को आप वीडियो को रोक कर पॉज करते करते इस चीज को आप लिख ले और नोट्स बनाने की कोशिश करें, और जहां मैं चीज को भूल जाऊं उस चीज को आप किताब में से नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दे, ताकि आपके कहीं से भी कोई प्रश्न गलत नहीं हो। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन की विभिन्न प्रावस्थाएं, विभिन्न प्रावस्थाएं क्या होती है भाई? अनुपस्थित। और कौन कौन सी प्रावस्था है? तो मैंने आपको बताया था युग्मकों का संलयन, और युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं छोरों? निषेचन। और दूसरा जो आया था वो आया था अर्धसूत्रण, क्या कहते हैं? मियोसिस, ठीक है। तो अलैंगिक जनन के अंदर लैंगिक जनन की विभिन्न प्रावस्थाएं अर्थात युग्मकों का संलयन, निषेचन व अर्धसूत्रण नहीं पाया जाता, उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को आप देखोगे तो इसके मुख्य दो पार्ट है। अलैंगिक जनन तेरे भी दो पार्ट, अलैंगिक तेरे दो पार्ट। अब कौन कौन से अलैंगिक जनन के दो पार्ट है? सबसे पहला जो पार्ट है वो है अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता। और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कायिक जनन, कायिक जनन, जिसको कायिक प्रवर्धन, प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। अनिषेक बीजता और कायिक जनन, इस दोनों को आप देख लो। अनिषेक बीजता का मतलब यह है, वैसे ही आपके आगे दूसरे यूनिट के अंदर भी आएगा, तीसरे के अंदर आएगा, पूरी इकाई के अंदर इसका वर्णन दिया हुआ है, लेकिन मैं हल्का सा यहाँ पे बता देता हूँ। अनिषेक बीजता का मतलब ये होता है कि जो पादप का निर्माण, पादप का निर्माण तो किसके द्वारा होगा भाई? बोलो, बीज द्वारा। यानी कि परिवर्धन, प्रवर्धन जो होगा वो तो बीज द्वारा होगा, लेकिन बीज या भ्रूणों के निर्माण में युग्मक संलयन, युग्मकों का संलयन व अर्धसूत्रण क्या होगा? नहीं होगा। वही की वही परिभाषा यहाँ पे। अनिषेक बीजता का मतलब ये है, अनिषेक बीजता नाम से स्पष्ट है, जिसके अंदर बीज द्वारा पौधे का निर्माण तो होगा, लेकिन इसके अंदर जो बीज यानी कि भ्रूणों का निर्माण होगा उसके अंदर युग्मकों का संलयन साथ साथ में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, उसको कहते हैं अनिषेक बीजता, या आपकी इसकी परिभाषा होगी। और कायिक जनन का मतलब ये यहां से हो जाएगा भाई, कायिक जनन जिसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन। कायिक जनन का मतलब यह है कि पौधे के किसी कायिक भाग से नए पादप का निर्माण होता है, उसको कहते हैं कायिक जनन। अब कायिक भाग कौन कौन से पौधे के, तो मैं आपको बता देता हूं। कायिक भाग के अंदर आता है पुष्प को छोड़कर, पुष्प तो कौन सा पार्ट है भाई? लैंगिक जनन का पार्ट है। तो पुष्प को छोड़कर बाकी वाले जो भी पौधे के भाग है उसको कायिक भाग कहते हैं। तो कायिक जनन के अंदर आपको याद रखना है कायिक जनन, कायिक जनन। और कायिक जनन का मतलब है पौधे के कायिक भागों द्वारा, पौधे के कायिक भागों द्वारा नए पादप का निर्माण, नए पादप का निर्माण जो होता है वो कहलाता है कायिक जनन। अब कायिक भाग कौन कौन से है? तो इसमें आएगा जड़, तना, पत्ती, ये जो सभी पार्ट आएंगे वो आएंगे कायिक जनन के अंदर। अब कायिक जनन भी दो प्रकार का हो गया यहाँ से। कायिक जनन दो प्रकार का हो जाता है, एक हो जाता है प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, और एक होता है कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक
जनन। एक हो जाएगा प्राकृतिक और एक हो जाएगा कृत्रिम, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब यह है कि जो प्रकृति के द्वारा अपने आप हो जाता है उसको कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन, और कृत्रिम कायिक जनन का मतलब ये हो जाएगा कि जो अपन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अपन जनन करवाता है उसको कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन जो होगा, उस प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर आप लगा सकते हो पौधे के कायिक भाग कौन कौन से जिसके द्वारा जनन होगा, तो इसके अंदर जड़ों द्वारा कायिक जनन होगा, जड़ों द्वारा कायिक जनन। और जड़ों द्वारा कायिक जनन किस किस के अंदर होगा मैं आपको बता देता हूं। आज अपन ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ये इतना ही आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे, उसके अंदर कायिक जनन को विस्तृत रूप से बताएंगे। जड़ों द्वारा कायिक जनन किस किस के अंदर होगा, बोलो भाई। शक्करकंद नाम आपने सुना होगा, शक्करकंद, ठीक है, डेहनिया, ये जो सभी आएंगे वो आएंगे प्राकृतिक कायिक जनन और जड़ों द्वारा होगा। उसके अलावा तने द्वारा कायिक जनन, तने द्वारा कायिक जनन। अब तने द्वारा कायिक जनन किस किस के अंदर होगा, तो सबसे पहले आएगा आलू, किसके अंदर होगा, आलू। आलू के अलावा आएगा प्याज, ठीक है, लहसुन, अरबी, पुदीना, ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे आएंगे तने द्वारा कायिक जनन। तने के अलावा और क्या आएगा, पत्ती द्वारा कायिक जनन, पत्ती द्वारा कायिक जनन। और पत्ती द्वारा कायिक जनन किसके अंदर होगा, तो पत्थर चट्टा नाम आपने सुना होगा, पत्थर चट्टा, जिसको ब्रायोस्फिल्म कहते हैं, ब्रायोस्फिल्म। तो ये जो पत्थर चट्टा है इसके अंदर जो पत्ती होती है, ये जो पत्ती है, पत्ती जैसे जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर गिर जाती है तो इसके ऊपर यहाँ के ऊपर दूसरी पत्तियां या नया पौधा बन जाता है। और इस पादप को भी अधिपादप कहते हैं, अधिपादप। अधि का मतलब ऊपर, पादप का मतलब पादप, जो दूसरे पादप के ऊपर बनता है उसको अधिपादप कहते हैं। तो पत्थर चट्टा के अंदर पत्ती के द्वारा कायिक जनन होता है। और एक यहाँ पे है बिगोनिया, बिगोनिया आता है, और बिगोनिया भी इसका उदाहरण है भाई। तो ये सबसे पहले प्राकृतिक कायिक जनन हो गया, जड़ों द्वारा हो गया, तने द्वारा हो गया, पत्ती द्वारा हो गया। अब कृत्रिम कायिक जनन के अंदर क्या आएगा, आप जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जनन करवाते हैं उसको कृत्रिम कायिक जनन कहता है। कृत्रिम कायिक जनन के अंदर आप सबसे पहले देखोगे भाई एक पार्ट आता है जिसको रोपण कहता है, रोपण को इंग्लिश में कहता है ग्राफ्टिंग, रोपण हो जाएगा पहला पार्ट। दूसरा जो पार्ट यहाँ पे हो जाएगा कृत्रिम कायिक जनन के अंदर, क्या करोगे, दाब लगाना, दाब लगाना, जिसको कहता है लेयरिंग्स, ठीक है। एक आएगा यहाँ पे कर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कटिंग, कटिंग। तो तीन पार्ट यहां से हो जाएंगे भाई, रोपण, ग्राफ्टिंग, दाब लगाना, लेयरिंग्स, और एक हो जाएगा कर्तन, कटिंग। तीन पार्ट आप इसको देखोगे और तीन पार्ट को अपन व्यवस्थित तरीके से देखेंगे कि रोपण कैसे किया जाता है। अब ये जो रोपण शब्द है इसको मैं हल्का सा बता देता हूं कि जी रोपण है, रोपण आपके दो जगह नाम आता है, एक तो बॉटनी के अंदर रोपण आता है और एक आता है जूलॉजी के अंदर। एक आता है बॉटनी में रोपण और एक आता है जूलॉजी में। जो जो शब्द आपको लग रहा है कि बॉटनी और जूलॉजी के अंदर मिक्स या सेम शब्द है, उस शब्द को आपको हल्का सा अलग ले लेना है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गौर करना है। ग्राफ्टिंग, रोपण बॉटनी के अंदर एक होता है और एक होता है जूलॉजी में। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन रोपण को समझेंगे। रोपण दो तरीके का होता है, एक बॉटनी में एक जूलॉजी में। रोपण तो ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग। अब पादपों के अंदर रोपण जो होता है वो होता है किसी चीज को रोपित करना। अब रोपित कैसे किया जाता है, आप जमीन के अंदर एक पौधा मार्केट से लाते हो, जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा करते हो और उसके क्या कर देते हो, रोप देते हो। मारवाड़ी में कहते हो रोप, रोप, मार्केट से रोप लाया, मिर्ची का रोप लाया। तो ये रोप का मतलब ये है कि जमीन के अंदर किसी को रोपना, रोपित करना, रोपण कहलाता है। अर्थात यूं मैं कह सकता हूं किसी नए पादप का जो कायिक भाग है उसको जमीन के अंदर गाड़ना या पुराने पादप के ऊपर वाले पार्ट के अंदर उसको व्यवस्थित करना रोपण कहलाता है। और जूलॉजी के अंदर जो रोपण आएगा उस रोपण का मतलब ये हो जाएगा कि जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो जो होता है, जो भ्रूण होता है, भ्रूण का
गर्भाशय के अंत स्तर से चिपकना, जो गर्भाशय का अंत स्तर होता है उससे भ्रूण का चिपकना रोपण कहलाता है। अर्थात मैं सीधा सीधा यूं कह सकता हूं, जो भ्रूण है उस भ्रूण का मां के पेट के अंदर जाके गर्भाशय के अंदर रोपित हो जाना रोपण कहलाता है। आज के लिए इतना ही खूब। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता है। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।